फिट लग रहा है, फिट एलिजिबल है, हाँ क्रेडिबल बनाने की जिम्मेदारी हमारी। ओके यानी अब उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। एग्जैक्टली हाइट मैं नहीं बढ़ा सकता, हाँ। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आपकी हाइट कम है, कई इंस्टीट्यूशन ये भी करते हैं कि हम आपको दवाई दे देंगे, आपकी हाइट हम बढ़वा देंगे। अगर इतना अच्छा होता तो मैं बोलता हूँ कि एक साइड में दवा खाला खोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो हाइट मैं नहीं बढ़ा सकता, पर अगर आपका हाइट, हेल्थ, वेट प्रोपोर्शनेट है। नमस्कार साथियों, आज हमारे इस पॉडकास्ट शो में बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे बीच में हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जिस इंडस्ट्री में उन्होंने अभी तक अपना समय बिताया है, बेसिकली उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनको इस इंडस्ट्री का 15 साल का अनुभव है, राइट। और वो इंडस्ट्री बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, और जिन लोगों को पता है उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस की कमी है। सो आइए हम उस स्पेशल गेस्ट से आपकी आज मुलाकात करवाते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड वार्म वेलकम टू हर्षदीप सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले थोड़ा सा आप शॉर्ट इंट्रो दे दें, इसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल में बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। मेरा नाम हर्षदीप खनूजा है, आई एम द फाउंडर ऑफ एरोड्रीम्स एविएशन एकेडमी। हम एयरलाइंस के लिए जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, उन्हें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस। मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ, पिछले 16 साल से मैं एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आई वर्कड एज अ कैबिन क्रू, मैं खुद कैबिन क्रू रह चुका हूँ। उसके बाद रिक्रूटमेंट और साथ साथ एविएशन ट्रेनिंग में पिछले 9-10 सालों से इन्वॉल्व हूँ। और भगवान की दया से काफी बच्चे हैं जो अपने अपने सपनों की जो बोल सकते हैं उड़ान है, वहां तक हमारे थ्रू पहुंच चुके हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जब किसी का भी पॉडकास्ट करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च तो करते हैं जी। तो आपके बारे में भी काफ़ी हमने रिसर्च की, तो रिसर्च में हमने पाया कि आपने काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट करवाया है और आपका जो इफेक्ट है, पढ़ाने का जो तरीका है, बहुत ही अच्छा है। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस साल जैसे मान लो 2022 में आपने कितने सिलेक्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद में और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पुट करूँगा। सी एविएशन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बहुत स्ट्रगल की। कोविड के दौरान जहाँ सारी दुनिया ठप पड़ी थी, वहीं पे लोगों का ट्रैवलिंग कम हो गया था, इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री भी स्ट्रगल कर रही थी। पर जैसे ही कोविड हटा, देयर वाज अ बूम इन दिस इंडस्ट्री। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिन्होंने ग्रोथ के बारे में सोच रखा था, एक्सपेंशन के बारे में सोच रखा था, जिसकी वजह से बेशुमार वैकेंसीज बनी। उन वैकेंसीज का फायदा ये हुआ कि जितने इंटरव्यूज हुए उसके बेसिस पे हमारे जो बच्चे तैयार हो रहे थे या हो चुके थे, उन सबको हमने इंटरव्यूज के लिए भेजना शुरू किया। एंड लास्ट ईयर आई कैन प्राउडली से दैट in our zone in Central India, we have achieved the highest number of placement ratio in Central India, which is a very big thing. इसमें मैं हमेशा खुद का क्रेडिट नहीं रखता, ये मेरे बच्चों की मेहनत है जिसकी वजह से हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और आपने एविएशन जो आपकी जर्नी थी, आई थिंक आप केबिन क्रू थे मतलब पहले, सो आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी एज ए केबिन क्रू? सी मैंने 2006-07 में अपनी जर्नी शुरू की। Okay. With God's grace, I am the first Sikh to become a cabin crew in Central India. Okay. बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, सोसाइटी को उस चीज के लिए कन्विंस करना कि आप क्या करना चाहते हो। लोगों को जब तक आप कुछ अचीव नहीं करते, लोग आपके ऊपर भरोसा कम करते हैं, विश्वास कम करते हैं। बट यस, लकीली विद गॉड्स ग्रेस 2006-07 में मैं कैबिन क्रू बना और इट वाज अ वंडरफुल जर्नी, इट वाज अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। आज मैं कैबिन क्रू नहीं हूँ, बट यस मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे डीएनए में आज भी वो क्रू वाली लाइफ मौजूद है। एग्जैक्टली, बहुत सही है। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में मतलब रेज होता है, और बहुत सारे बच्चों ने, जैसे हमने अनाउंसमेंट किया था कि हर्षदीप सर आने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, सर ये एविएशन होता क्या है? तो मैं एज ए केबिन क्रू, अगर आप हैं और थे भी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है बेसिक शब्दों में अगर हम बोले तो एविएशन क्या होता है? जी, एविएशन बहुत बड़ा अपने आप में फील्ड है। उस एविएशन के अंडर जैसे मान लो एजुकेशन फील्ड है ऐसा। जी, अब जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन के अंदर मेडिकल भी आएगा, लॉ भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा, कॉमर्स भी आएगा, साइंस भी आएगा। तो एजुकेशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते, एविएशन भी अपने आप में डिफाइन नहीं की जा सकती। बट जो हम बात करते हैं, जो फैसिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊं, एविएशन में रॉकेट साइंस भी आता है, सैटेलाइट भी आती है, हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, एयरफोर्स भी आती है, और कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री भी आती है।
ड्रोन आज की डेट में जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन भी आ चुकी है, ये सब एविएशन का पार्ट है। मतलब जो स्पेस से रिलेट करती है। यस, वी कैन से दैट समथिंग, जो चीज उड़ रही है, जो चीज है वो एविएशन के अम्ब्रेला में आती है। उसमें से जिस चीज के लिए हम लोग एक्सपर्टी हैं वो है एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री में भी कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री। अब इसके अंदर कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ एक हॉट पीस ऑफ केक रहे हैं हमेशा से। हर बच्चे, हर लड़के लड़की, यंगस्टर्स का हमेशा सपना होता है वो किसी ना किसी तरह से इधर कैबिन क्रू, एयर होस्टेस के रूप में काम करें या ग्राउंड स्टाफ के रूप में वो एयरपोर्ट पे अपनी जॉब करें और अपना करियर बनाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एविएशन की अगर अपन बात करें या एयरलाइन की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें 2 या 3 रोल होते होंगे, जैसे एज ए पायलट या फिर ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू। ठीक है, तो इन तीनों को अगर अपन सरल शब्दों में डिफाइन करें कि क्या क्या काम इनके होते हैं बेसिकली। थोड़ा सा मैं आपको इसमें भी करेक्ट करना चाहूंगा। हमें जो फैसिनेट करती हैं वो ये 3 इंडस्ट्री होती है। हमको लगता है या तो इंसान पायलट बन सकता है या एयर होस्टेस बन सकती है या एयरपोर्ट पे काम कर सकते हैं। Exactly. एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो केवल ये 3 डिपार्टमेंट्स में नहीं चल सकती। इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, बट यस, ये जो डिपार्टमेंट्स है फ्रंट फेसिंग डिपार्टमेंट। एयरलाइंस इन प्रोफाइल्स को फेस ऑफ द एयरलाइंस कहलाती है। ये हमारे चेहरे हैं, क्योंकि पैसेंजर के रूप में कभी भी आप एयरलाइंस के मालिक को नहीं देखेंगे, आप एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को नहीं देखेंगे, बट यस, आपके लिए कैबिन क्रू आपके सामने मौजूद होते हैं, पायलट आपके सामने मौजूद होते हैं, प्लेन में चढ़ाने वाले व्यक्ति ग्राउंड स्टाफ के रूप में आपके सामने मौजूद होते हैं। तो हमें जो फैसिनेट करते हैं और जो हमें लगता है कि यही जो वो डिपार्टमेंट है जो एयरलाइन चला रहे हैं, बट जितनी ये फ्रंट एंड की डिपार्टमेंट है उतने ही बैक एंड में डिपार्टमेंट्स हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन सब के क्या क्या रोल होते हैं? जैसे मान लो कि जैसे कैप्टन का तो पता है, चलो ठीक है, उनका रोल वो है, लेकिन जैसे कैबिन क्रू का क्या रोल होता है? सी, कैबिन क्रू को अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि देखिए एक टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी इसके अंदर में डेफिनेशंस में ना जाते हुए एक मोटे तौर पे समझाना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए। जब एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर 100, 150, 200 यात्री ट्रैवल करते हैं। अब जब वो यात्री ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एयरलाइंस के थ्रू एक डेडिकेटेड स्टाफ मौजूद होते हैं। उस स्टाफ को हम कैबिन क्रू बोलते हैं। नाम ही बता रहा है, ऐसा क्रू जो कैबिन में काम कर रहा है। इनका काम होता है जो पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो कंफर्टेबली और सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। अब ये मल्टी डायनामिक प्रोफाइल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर काम किया जाता है। आधी दुनिया के अंदर में एक और भ्रम होता है कि एक कैबिन क्रू या एयर होस्टेस एक वेटर या वेट्रेसेस होते हैं, जैसे होटल में होते हैं। एग्जैक्टली। अगर इतना आसान होता तो मुझे लगता है किसी भी रेस्टोरेंट से किसी लड़के या लड़की को हायर कर लिया जाता है और उनको कैबिन क्रू बना दिया जाता है। इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, इट इज अ वेरी सीरियस करियर। सो ये एक भ्रम है, एक मिथ है जिसके ऊपर हमें आना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आता है कि लोग बोलते हैं ये ग्लैमरस की इंडस्ट्री है, इट्स ट्रू और राइट, रॉन्ग और राइट? ग्लैमर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? मतलब ठाट बाट से रहना, अच्छे से रहना, मतलब हाइजीनिक भी रहना, और मतलब वो लोग थोड़े से अच्छे ड्रेसअप में रहते हैं। तो सी, ग्लैमर को मैं इस तरह से बोलूंगा कि यस, इस इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपका चेहरा गंदा है तो आपका परसेप्शन, आपके लिए जो लोगों की धारणा है वो अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। हम इंसान हैं, हम कहीं जाते भी हैं घूमने फिरने या हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हम बन ठन के जाते हैं, क्योंकि लोग हमारे पहनावे पे हमारे लिए इंप्रेशन बनाते हैं। सेम गोज विद एयरलाइन इंडस्ट्री। अगर आप एक प्लेन के अंदर जाएं और अंदर स्टाफ आपको अगर प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगा तो आपकी धारणा, आपका परसेप्शन उस एयरलाइन के लिए बहुत चेंज हो जाएगा। तो वहां से प्रेजेंटेशन बनता है, प्रेजेंटेशन से ग्लैमर बनता है, क्योंकि यस, लोगों को अच्छे चेहरे, अच्छे प्रेजेंटेबल लोग देखने में अच्छा लगता है। यस, इट इज समवेयर अ ग्लैमरस इंडस्ट्री, बट यस, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री एट द सेम टाइम एज वेल। एग्जैक्टली। ओके, सो आपके लिए कोई जैसे आप एज ए कैबिन क्रू थे ना, किस एयरलाइन में थे? मैंने जेट एयरवेज के साथ काम किया। तो अभी चल रहा है वो? नहीं, जेट एयरवेज किसी रीजन से अभी सस्पेंडेड है। अच्छा। अभी उसके ऑपरेशंस होल्ड पर हैं। बट यस, बहुत सारी एयरलाइंस हैं आज की डेट में जो इंडिया में। तो आपके लिए कोई ऐसे मेमोरेबल फ्लाइंग जो जिसमें कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब वो मेमोरेबल रह गई आपके लिए, एवरग्रीन हमेशा के लिए? सी, इंसिडेंट्स बताने बैठे तो शायद लंबी से लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी, बट यस, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। इंसिडेंट्स कैबिन क्रू की लाइफ में जब मैं फ्लाई करता था तब की बात अलग थी। जब मैं फ्लाई करके हटा तब मैंने एक रियलाइज किया कि आई कैन बी अ वेरी गुड ग्रैंडफादर। रीजन इज वन कि हमारे पास अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए बेहद सारी कहानियां होती हैं। एग्जैक्टली। कैबिन क्रू की इंडस्ट्री में अगर बोला जाए तो एवरी डे इज अ न्यू डे। रीजन, आप नए सेक्टर फ्लाई करते हो, आप नए लोगों के साथ फ्लाई करते हो, आप नए प्लेन में फ्लाई करते हो, हर दिन स्टाफ बदलता है,
तो आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं कि अगर हम उनको रिकॉल करें तो हमारे पास हर दिन की एक नई स्टोरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग, जो हम वर्ड बोलते हैं ना हैपनिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, डिपार्टमेंट में काम करें, तो एक ऑफिस होता है, एक ही स्टाफ होता है, एक ही कैबिन होता है, एक ही तरीके का जॉब होता है। यहाँ पे हर चीज हर दिन बदलती है। इसलिए इसे हैपनिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज करने के लिए बहुत कुछ है और वैरायटी में करने के लिए बहुत कुछ। या दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज ये है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, जैसे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैं खुद मोटिवेशन स्पीकर तो काउंसलिंग्स वगैरह करता हूँ, तो उन लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, सर ये एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या अगर अपन उसमें उसकी डेजिग्नेशन पे जाएं, कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए क्या क्वालिटीज या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो आप थोड़ा हमें बताएंगे। अब हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है, वैसे ही एविएशन इंडस्ट्री का भी है, पर बहुत सिंपल है। अब मैं इसको एक और तरीके से समझाऊंगा। अगर आप स्कॉलर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके आईआईटी करिए, जेईई करिए, नीट करिए, बहुत सारी चीजें हैं स्कॉलर्स लोगों के लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, क्योंकि वहां पे बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एविएशन इंडस्ट्री में मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर यस, यहाँ पे स्कॉलर नहीं, स्मार्ट लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्मार्ट है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आप एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति हो जिसको किसी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो, उनके लिए ये इंडस्ट्री बहुत शानदार करियर बना सकती है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है क्रेडिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब, हाँ, अगर आपकी ये सारी चीजें हैं तो आप तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद अपने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी क्षमता प्रूव करते हैं, और वो प्रूव करते हैं हम इंटरव्यू में, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। नहीं, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैं उसी पे आता हूँ। अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री में है जहां आप 12वीं के बाद अपना करियर बना सकते हैं। That's the only one industry where you can earn more than 50,000 rupees per month as a 12th pass कैंडिडेट। वेरी नाइस। 12वीं पास होना जरूरी है। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, कोई स्ट्रीम का क्राइटेरिया नहीं। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, अकाउंट्स कुछ भी हो, बस आपकी हाइट एज अ मेल, अगर हम बात करें, लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर के ऊपर और लड़कियों की हाइट 155 सेंटीमीटर के ऊपर होनी चाहिए। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा जैसे कई बच्चों के होते हैं कि सर ये तो है, इसके अलावा क्या चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जनरली बच्चों को फ्री करियर काउंसलिंग के लिए हमारे सेंटर बुलाते हैं। हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, और उसके बेसिस पे जिस चीज के लिए वो फिट होते हैं हम उसके बारे में उनको गाइड करते हैं। ओके, चलो ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या मार्केट में मतलब जैसे आपकी एकेडमी एरोटेंस, आप किस तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं तो उनको प्लेसमेंट मिलता है? ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमने जो बात कही थी वो एयर होस्टेस के लिए, एयर होस्टेस या कैबिन क्रू के लिए थी। इसके अंदर एक और चीज थी, ग्राउंड स्टाफ। अगर किसी व्यक्ति को ग्राउंड स्टाफ यानी एयरपोर्ट पे जॉब करनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। उसके अंदर बदलाव ये है कि एक व्यक्ति का ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन का भी यही है कि आप बीएससी करो, बीए करो, बीटेक करो, बीबीए करो, कुछ भी करिए, आपका ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। उसमें वहाँ ऐसा क्या रोल होता है कि ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, बाकी जगह 12th पास का? ये एक एयरलाइंस का क्राइटेरिया है। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता, कभी क्योंकि कहीं पे भी डिफाइन नहीं होता कि 12वीं क्यों और ग्रेजुएशन क्यों। बट एयरपोर्ट पे जो ये लोग काम करते हैं, एक सेंसिबिलिटी हम मानते हैं कि अगर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो 20-21 साल की उम्र में कंपैरेटिवली थोड़ा सा मैच्योर होता है। कैबिन क्रू के दौरान 12वीं इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप यंग हैं, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो आपको फिजिकल वर्क में बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो यंगस्टर्स का हाई होता है। आपका एनर्जी लेवल हाई होगा तो आप इसको काम को इजीली अडॉप्ट कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो ये क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बट हाँ, ग्राउंड स्टाफ के अंदर हाइट, हेल्थ, वेट जैसे क्राइटेरिया इग्नोर कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली जी। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने अभी कुछ बताया था कि यंग होना जरूरी है, तो इसमें किस एज तक व्यक्ति जॉब कर सकता है? जैसे एज ए कैबिन क्रू की बात करूं तो किस एज तक एक क्राइटेरिया होगा उनका? अब कैबिन क्रू की अगर हम बात करते हैं तो एयरलाइंस से एयरलाइंस वैरी करता है। किसी एयरलाइंस में 50, किसी में 45, किसी में 40 साल तक की एज होती है फ्लाइंग करने की। अब इसके अंदर एक करेक्शन करने की जरूरत है। लोगों को लगता है कि करियर हमारा 40, 45 या 50 के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं, आपका फ्लाइंग का टाइम खत्म हो गया। यानी अब आप प्लेन के अंदर काम नहीं कर सकते, पर अगर आपने 40-45 साल किसी कंपनी में दिए हैं, आप समझ सकते हैं उनके पास इतनी एक्सपीरियंस होगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी उस एक्सपीरियंस को मैनेजमेंट में यूटिलाइज करती है। मैनेजमेंट में मैंने वही बोला, मैनेजमेंट भी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके अंदर ऑडिटर हो गया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है,
जिसके अंदर आप स्विच कर सकते हो Exactly. 40-45 साल कंप्लीट होने के बाद। एग्जैक्टली। ग्राउंड स्टाफ की अगर हम बात करें तो वहां आप 55, 60, 65 तक काम कर सकते हो। ओके, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन एक चीज और जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे उस दौरान हमने पाया कि शायद एक इंटरनेशनल फ्लाइट पे एक कोई लेडी है जिसकी एज शायद 70 से या 65 के समथिंग, वो आज भी जॉब करती है। जी जी। तो मतलब कोई एज का ऐसा कोई बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शन, राइट? नहीं, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे अब अगर हम बात करें लुफ्तांजा, एक एयरलाइंस है जो जर्मन एयरलाइंस है, नेशनल कैरियर ऑफ जर्मनी है। वहां पे 65-70 साल तक के लोग एज अ कैबिन क्रू एयर होस्टेस के रूप में काम करते हैं। यूरोप में बहुत सारी एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस है जो बहुत लंबी एज तक लोगों को फ्लाई करने का क्राइटेरिया उनका है। तो वहाँ पे लोग कंफर्टेबली इसे लॉन्ग टर्म करियर इसको लेके चलते हैं। इंडिया में कुछ क्राइटेरियाज अलग हैं। डोमेस्टिक में नहीं होता होगा ऐसा? इट्स नॉट अबाउट डोमेस्टिक, इट्स अबाउट नेशनल। इंडिया के अंदर ये क्राइटेरिया है, चाहे वो डोमेस्टिक पे रूप में काम करें या इंटरनेशनल में काम करें। अगर आप इंडियन कैरियर, इंडियन एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हो तो आपके क्राइटेरियाज अलग है। अगर आप उनकी कंट्री के हिसाब से काम करेंगे तो उनके मुल्क के उनके क्राइटेरियाज अलग है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सर, जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो अगर जैसे इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसी 2 स्किल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है उस व्यक्ति के लिए, उस कैंडिडेट्स के लिए? चलिए, सबसे पहले मैं कहूंगा बच्चों, अगर आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में उतरना है तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप 5-10 लैंग्वेजेस सीख लीजिए। आप हिंदी और इंग्लिश पे ही अपने जो 2 बेसिक लैंग्वेजेस उन्हीं पे काम करिए, पर हिंदी और इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट लेना छोड़ दीजिए। क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के नजरिए से देखते रहते हैं। Exactly. आप उसको एक एज अ लैंग्वेज के नजरिए से देखना शुरू करिए, बिकॉज वो आपको कहाँ ले जाएगी आपको पता नहीं है। मैं किसी भी पढ़ाई को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों को कि कोई भी इंटरव्यू में आपसे आपका सिलेबस नहीं पूछेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन करें चाहे आप कुछ भी करिए, पर आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात जरूर करेगा। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेशन कमांड अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एक वीक कैंडिडेट बन जाएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है आपका, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। हिंदी और इंग्लिश पे बहुत जोर डालिए। दूसरा, अपनी फिजिकल एबिलिटी का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि एक उम्र तक आपकी हाइट बढ़ती है। मैंने बताया था 155 सेंटीमीटर लड़कियों की और 170 सेंटीमीटर लड़कों की। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है, आप चाहे कितने भी अच्छे कैंडिडेट क्यों ना हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपको नॉलेज बहुत हो, एयरलाइंस आपको नहीं लेंगी। तो मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में, जैसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं 10th में भी इंक्वायर करते हैं, 11th में भी करते हैं, 12th में भी करते हैं, तो हर किसी को मैं एक ही राय देता हूँ कि अपनी फिजिकल एबिलिटी पे बहुत काम करिए, अपनी हाइट बढ़ाइए, अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान रखें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आप हमको संपर्क कर सकते हैं। आगे की जो जंग है वो हम संभाल लें। डेफिनेटली, बहुत शानदार, वेरी नाइस। तो फर्स्टली चीज ये है कि आपको कम्युनिकेशन पर फोकस करना है, दैट इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ऑफ कोर्स, है ना? मतलब पर्सनालिटी पे आपको पूरी तरह से काम करना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्राइटेरिया में नहीं भी हो तो कम ज्यादा थोड़ा चलता है क्या? ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, ये या इनके एक सेकंड जी, जैसे उन लोगों के जो इंटरव्यूज लेते हैं वो लोग, तो ये एक फुली स्ट्रिक्टली उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इतनी एज, इतनी हाइट और ये सारी चीजें चाहिए, या कुछ उनको मतलब कुछ ऐसा हो जाता है एडजस्टमेंट टाइप? ऐसा होता नहीं, एडजस्टमेंट नहीं होता। एयरलाइंस इंटरव्यू से पहले ही अपनी वेबसाइट्स पे सारा क्राइटेरिया डाल देती है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे तो आई डोंट थिंक कोई भी एयरलाइन आपको सिलेक्ट करेगी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का क्राइटेरिया नहीं होता, वहां पे कोई परसेंटेज नहीं है। वो ये बोलेंगे कि यू शुड हैव एन एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। अब वो एक्सीलेंट कमांड को वो लोग भांप लेंगे। सेम गोज विथ योर हाइट। अगर वहां पे हाइट लिखी हुई है तो इंटरव्यू के दौरान वो आपकी हाइट नापते हैं। अगर आपकी हाइट उतनी नहीं निकली तो आपको थैंक यू कर देंगे। वो बोलेंगे कि आप किसी और इंडस्ट्री में अपना करियर ऑप्ट करिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आती। इसके अलावा भी कोई जैसे फिजिकल कोई डिफेक्ट हो या कुछ आंख में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जी, अब ये अगेन एक थोड़ा सा इन डेप्थ रिव्यू हो जाता है। जैसे किसी के चेहरे पे और हाथ पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अब दाग धब्बे का मतलब एक छोटा सा तिल नहीं होता। बच्चों को लगता है मेरे चेहरे पे एक तिल आ गया तो क्या मैं एयर होस्टेस नहीं बन सकती? ऐसा दाग धब्बा जो आपको देखने पर अजीब लगता है, जिसकी ओर ध्यान जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह छोटा मोटा कट, छोटा मोटा दाग धब्बा किसी को भी हो सकता है, पर अगर वो प्रोमिनेंट नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो प्रोमिनेंट नहीं है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल। एयरलाइंस उन सब चीजों को इग्नोर कर देती हैं आपकी काबिलियत के ऊपर। अगर आप काबिल नहीं है और ये सारी चीजें हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो मेरे पास है, मतलब लोगों ने मतलब मुझे पर्सनली भेजा है, वो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, है ना?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्यूचर में एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं? चैलेंजेस बोले कि एस्पेक्ट्स बोले? एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। चलिए, चैलेंजेस तो अभी मेरे को कम दिख रहे हैं, एस्पेक्ट्स ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। जिस तेजी से इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है पिछले 1-2 सालों में, इसका बोल सकते हैं ये तो अभी एक शुरुआत है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल आप देखेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री एक अलग लेवल पे जा रही है। एयरलाइंस ग्रो कर रही है। ग्रो का मतलब कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। जब एक एयरलाइंस एक एयरक्राफ्ट ऑर्डर करती है या एक एयरक्राफ्ट खरीदती है, तो उसके लिए उसको उसी के इक्विवेलेंट स्टाफ हायर करना पड़ता है। ओके। किसी एयरलाइंस को एक प्लेन के अंदर 100 स्टाफ चाहिए, किसी को 150 चाहिए, किसी को 200 चाहिए। आज की डेट में इंडिगो जैसी एयरलाइंस 400-400, 500-500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करके बैठी हुई है। उससे भी बड़े ऑर्डर्स हैं एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस के पास, जिन्होंने 1500 के करीब एयरक्राफ्ट ऑर्डर की है। आज हमारे इंडिया के अंदर एयरपोर्ट्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि प्लेन जैसी चीज को रोड पे पार्क नहीं किया जा सकता, इन्हें एयरपोर्ट पे ही पार्क करना पड़ता है। आज हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इतने सारे एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर पाए, तो वहां से एयरपोर्ट का भी डेवलपमेंट एक्सपेंशन बढ़ रहा है। अब एयरपोर्ट पे भी अगर आप सोचेंगे कि एक्सपेंशन हो रहा है, नए बन रहे हैं या बड़े किए जा रहे हैं, तो वहां पे भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो हर एंगल से अगर हम देखेंगे, तो अभी मैंने वही बताया था आपको कि केवल 3 डिपार्टमेंट नहीं है। अब लोडर्स भी चाहिए, क्लीनर्स भी चाहिए, बैक ऑफिस भी चाहिए, कार्गो डिपार्टमेंट भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, बैक ऑफिस भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल बी कमिंग इन फ्यूचर इन एविएशन इंडस्ट्री। प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ अवेयरनेस की। इंसान का ध्यान वही होता है जहां भेड़ चाल चल रही होती है। या तो हम सिविल सर्विसेज कर लें, या हम बैंकिंग की तैयारी कर लें, या हम IIT कर लें, जेई कर लें, नीट कर लें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता, बट लेवल ऑफ कंपटीशन बच्चा नहीं समझता। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मुझे नीट करना है, पर नीट के लायक मैं हूं कि नहीं हूं, वो बच्चा सोचता नहीं है। क्योंकि मेरे फ्रेंड कर रहा है, मेरे पापा ने बोला कि नीट कर लो, तो मैं नहीं नीट करने लग गया। दे आर फॉलोइंग द मेजॉरिटी। दैट इज द प्रॉब्लम। अब आपने नीट कर भी लिया, आप क्लियर नहीं किया, आपने री अटेम्प्ट मारा, आपने क्लियर जैसे तैसे कर लिया, आगे आपको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए फिर पापा स्ट्रगल कर रहे हैं या पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप इतने कॉम्प्लेक्सिटीज में क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को प्रूव करने में लगे कि हमारा बच्चा या मैं खुद एक अच्छा करियर ऑप्ट कर रहा हूँ। उसी चक्कर में एयरलाइन इंडस्ट्री एक इग्नोर्ड इंडस्ट्री बन जाती है, जिसकी तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। हम लोग एक ही कोशिश करते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, ताकि बच्चों को ये पता पाए कि हर बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकता। और हर बंदा को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, उनकी भी वैल्यू गिरेगी। और जहाँ दूसरी जगह जहाँ बच्चों की काबिलियत है, वहां पे अगर वो थोड़ा सा भी फोकस करें, तो एक बहुत शानदार करियर उनका बना सकते हैं, बहुत शानदार करियर उनका वेट कर रहा है। एग्जैक्टली। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई हर व्यक्ति डॉक्टर, मास्टर या इंजीनियर ही नहीं बन सकता है, वो कैबिन क्रू भी बन सकता है, लेकिन लोगों की वहां तक नजर नहीं पहुंचती। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस यही कर रहे हैं कि आप अवेयर हो जाएं। मतलब आपको हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक यही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बच्चा 12th पास करके 50,000 पर मंथ कमा सकता है, और फिर उसके बाद में तो लिमिट है ही नहीं। आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि सर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर बता रहे हैं, ये खुद केबिन क्रू रह चुके हैं, इनका जो अनुभव है वो ही आपको साझा कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पैसेंजर सेफ्टी और सर्टिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या करते थे, या एज ए केबिन क्रू क्या करते हैं? चलिए सर, इसके अंदर एक और चीज है। हमारी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, ये पर्सन ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं है, ये सिस्टम ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अब पर्सन ओरिएंटेड और सिस्टम ओरिएंटेड में ये होता है कि अगर मैं पर्सन हूँ, तो मैं अपनी इच्छा के मुताबिक काम करूंगा, मैं अपनी इच्छा के हिसाब से अपने डिसीजंस लूंगा। सिस्टम ओरिएंटेड ये होता है कि एक सिस्टम बना हुआ है, आप हो चाहे मैं हूँ, हमें उस सिस्टम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो एयरलाइन सेफ्टी को, कंफर्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसलिए हमें हर साल अपनी असेसमेंट्स करनी पड़ती है, हर साल हमारे री इवैल्यूएशंस होते हैं, हर साल हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, हर साल हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं, अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ता है। हर फ्लाइट से पहले ब्रीफिंग्स होती हैं, हर फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग होती है कि फ्लाइट जब हम शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या करना है, फ्लाइट खत्म होने के बाद हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या किया। एयरलाइंस कहीं से भी कहीं तक किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती।
तो आप उसके अंदर तो ये सोच के चलिए कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमने कोई भी प्रोसीजर या सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो एयरलाइंस हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। हाँ, नहीं लेकिन जैसे कोई पैसेंजर की सेफ्टी के लिए क्या सर्टिफिकेशन क्या प्रोवाइड करेंगे उनको मेंटेन करने के लिए? इसकी बहुत सारे अनाउंसमेंट होती हैं प्लेन के अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि वी आर सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स। एक कैबिन क्रू एक सर्टिफाइड फर्स्ट एडर होता है। हमें मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग वहाँ मौजूद हैं एज अ सब्स्टिट्यूट मेडिकल स्टाफ के चलो हम डॉक्टर तो नहीं है पर किसी हद तक हम किसी की जान बचा सकें। तो ये इस तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्लेन अगर किसी रीजन से अगर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है या किसी रीजन से, वैसे होता नहीं है, अगर प्लेन क्रैश होता है तो पैसेंजर्स को सेफली कैसे निकाला जाता है इसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे बोल सकते हैं ना कि हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। इसको लेकर ही हम एक कैबिन क्रू बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज होता है कि मान लो आप फ्लाइंग पे हो, इंस्टेंटली किसी को मान लो हार्ट अटैक आ गया, कोई बड़ी डिसीज कुछ हो गया, फिर आप क्या करते हैं उस केस में? हमने आपको बताया कि हमें एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। हमें एक मेडिकल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हमको पल्स चेक करना सिखाया जाता है। एक हार्ट अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उनको वो रीड करना सिखाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो उसको दवाई कौन सी देनी ये भी हमें बताया जाता है। और ये सब दवाई और सिस्टम्स वगैरह सब कुछ मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं भैया, बिल्कुल प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर के लिए पेज करते हैं, पेज यानी हम पूछते हैं कि हमारे बीच में कोई डॉक्टर मौजूद है। अगर मौजूद होता है तो हम उनको असिस्ट करते हैं क्योंकि डॉक्टर से बढ़कर तो कोई नहीं है। पर अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम एक एज अ सब्स्टिट्यूट मेडिकल प्रैक्टिशनर का रोल प्ले करते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीपल रोल्स हैं। इट इज मल्टीपल, आई कैन से मल्टी डायनामिक रोल। क्योंकि हमें अनाउंसमेंट भी करनी है। हम घर में, हमारे घर में कोई भी स्ट्रगल चल रहा हो, हमारे पर्सनल इश्यूज कुछ भी हो, हमें हमेशा स्माइल करते रहना है। हमारी तबीयत खराब हो, हम थके हो, पैसेंजर्स को हम ये नहीं फील करा सकते कि हम थके हुए हैं। हमें हमेशा खुश रहना है, हमें एनर्जेटिक रहना है। पैसेंजर्स जब उतरते हैं एक चीज होती है हमारे, मैं अपने करियर में ये चीज मानता था कि इंसान जब आता है प्लेन के अंदर तो उसके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई जॉब के लिए जा रहा होता है, कोई सुबह उठ के फ्लाइट पे चढ़ रहा होता है, किसी का टारगेट होता है, किसी का मीटिंग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। पर जब वो उतरे प्लेन से तो वो एक एक्सपीरियंस लेके निकले, वो होता है वाओ फैक्टर। वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड योर फ्लाइट। और अगर उसके जाते हुए वो चेहरे पे वो स्माइल होती है, दैट इज द बेस्ट कंटेनमेंट। मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन। देखिए सैलरी तो आएगी आएगी, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि पूरे महीने काम करेंगे तो सैलरी आएगी तो आनी है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वही होता है कि एक इंसान उतरते हुए आपको थैंक यू बोल जाए, आपके काम को अप्रिशिएट कर जाए और उसके चेहरे पे स्माइल हो। और यही मैं बोल सकता हूँ एक प्रॉपर एक एफिशिएंट कैबिन क्रू की डेफिनेशन है कि उसका पैसेंजर प्लेन से हैप्पीली उतरे। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आप एज ए केबिन क्रू है तो उसमें मान लो आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा कि ड्यूटी का टाइम इतना रहता है, इतने बजे से रहता है, या फिर शिफ्टिंग रहती है, कैसा क्या करते हैं? आपको हर महीने एक रोस्टर मिलता है, टाइम टेबल। रोस्टर मिलता है, उस टाइम टेबल के मुताबिक हमें लिख दिया जाता है कि आज 1 तारीख को हम कहाँ जाएंगे, 2 को कहाँ जाएंगे, 3 को कहाँ। पहले से डिसाइड होता है सब कुछ? 1 महीने पहले आपको 1 महीने पहले पूरा डिसाइड आपको पूरा मिल जाता है। आज 20-25 तारीख को आपको अगले महीने का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, ताकि आप अपना करियर, अपनी पर्सनल थिंग्स को आप उसके हिसाब से शेड्यूल कर पाओ। क्योंकि हम सुबह 2 बजे भी फ्लाई कर रहे होते हैं, 4 बजे भी कर रहे होते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे एडजस्ट करें? तो एयरलाइंस आपको एक टाइम टेबल दे देती है, उसके अंदर आपके ऑफ लिखे होते हैं, आप कितने बजे उड़ेंगे, कितने बजे लैंड करेंगे, ये सारी चीजें उस टाइम टेबल के मुताबिक। हम वर्किंग आवर तो होता होगा ना कि 8 घंटे 10 घंटे आपको फ्लाई करना है। देखिए अगर मैं दिल्ली से फ्लाई करता था, अब मैं दिल्ली से अगर मैं बोलूंगा मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, अच्छा, तो दिल्ली से चंडीगढ़ महज 25 मिनट की फ्लाइट है। 25 मिनट जाना और 25 मिनट आना, 2 घंटे हमको पहले रिपोर्ट करना पड़ता था। 1 घंटा हमको चंडीगढ़ में लगता है। मान के चलिए 5 से 6 घंटे में वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। अगर हम दिल्ली से चेन्नई जाते हैं जहाँ 3-3.5 घंटे की फ्लाइट हो जाती है, तो महज सी बात है अपने आप उसका टाइम बढ़ जाता है। अच्छा, तो कभी आप 4 घंटा या 5 घंटा काम करते हो, कभी आप 8 घंटा, कभी आप 10 घंटा, कभी आप 11 घंटा। सबसे बेस्ट पार्ट होता है इस इंडस्ट्री में आपको भरपूर रेस्ट दिया जाता है। आप फ्लाइट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप जल्दी आ गए तो चलो एक और फ्लाइट पे चले जाओ। आपका टाइम टेबल के मुताबिक ही आप अपनी फ्लाइट्स करते हैं। मतलब इतना वो नहीं है कि एक फिक्स नहीं है कि इतना टाइम आपको 6 घंटे रहना है। वो आपके टाइम टेबल में जरूर लिखा होगा। अच्छा, कि आज आपका पूरा समय कितना लगेगा, एग्जैक्ट, ताकि आप उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर घर से निकले कि आज मेरा 11 घंटे का वर्क आवर है, आज मेरा 6 घंटे का वर्क आवर है और आज मेरा इतने घंटे का। ओवर ड्यूटी का भी ऑप्शन होता होगा, जैसे कि
जैसे कि मान लो एक फ्लाई आज आपकी मान लो एक ही फ्लाइंग है, 2 ही फ्लाइंग है, तो कोई चाहे कि मुझे 1 और 2 करना है तो वो नहीं, ऐसा रहता है क्या? नहीं, ये सारा कैलकुलेटिव होता है। इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप लोगों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए आपकी हेल्थ का भी एयरलाइंस बहुत ध्यान रखती है। एक लॉज होते हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्यूचर में केबिन क्रू की क्या स्कोप है और ग्राउंड स्टाफ के? जैसे मान लो आप एज ए ट्रेनर हैं, आप एकेडमी चलाते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे वीडियोस को देखते हैं और इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए एक ऐसा मैसेज कि अगर आप चाहें तो इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए क्या स्कोप है? हम क्या किस नजरिए से देखते हैं इसके स्कोप को? देखिए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा है, आज भी हम देखते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज डेवलप हो रही है और ये फ्यूचर होने वाला है। हर काम का, हर चीज का AI होने वाला है। उसके उस AI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो लॉन्ग लास्टिंग, सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली जॉब्स में आपको जानकारी दे दूं कि कैबिन क्रू, एयर होस्टेस जैसे जॉब्स आएंगे, क्योंकि हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं हो सकती। आज हमारे मोबाइल्स में गूगल में एलेक्सा है, आईफोन में सीरी है, पर अगर कोई इंसान आपसे बात करता है तो आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव अलग होते हैं। सीरी से आप सारा दिन बैठ के बात नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक लिमिटेशंस है। पर जब हम इंसान से इंसान की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, केयर की बात करते हैं, लुक आफ्टर करने की बात करते हैं, तो उस जगह पे भी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो कैबिन क्रू जैसी जॉब मौजूद रहेंगी। तो आप उससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस इंडस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और कितने लॉन्ग लास्टिंग समय तक ये इंडस्ट्री सस्टेन करने वाली है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। जैसे अभी AI की बात आई तो मैं AI से भी एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहूँगा। देखो, AI हर काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने ChatGPT पे जाके टाइप किया, क्या AI खेती कर सकता है क्या? बोले बिल्कुल खेती नहीं कर सकता है, क्योंकि खेती करना एक फिजिकल वर्क है जो कि एक किसान या एक ह्यूमन ही कर सकता है। मैं आपको बिल्कुल सही बोलूंगा इस चीज के अंदर। जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसके अंदर एग्रीकल्चर भी था। हाँ, आपके पास इक्विपमेंट्स आ सकते हैं अच्छे से अच्छे, एडवांस इक्विपमेंट्स, आप टेक्निकल बहुत अच्छी फर्टिलाइजेशंस भी कर सकते हैं, बट आज आके आपको एक ह्यूमन की जरूरत तो पड़ेगी अगर आपको खेती करनी है। वैसे ही ह्यूमन की जरूरत एज अ कैबिन क्रू और एयरलाइन इंडस्ट्री को भी पड़ेगी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, बहुत शानदार। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो मतलब लोगों ने मुझे पर्सनली भेजे थे, उनके कुछ डाउट्स थे। एक्चुअली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो शायद माइट भी आप क्लियर करेंगे। एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है, क्या कोई इंस्टीट्यूट या कोई एकेडमी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो श्योरिटी देता है कि हम बच्चों को जॉब दिलवा देंगे, तो ये सच है या झूठ है आपके प्रोस्पेक्ट, क्योंकि आप भी ट्रेनर हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और मैं बोल सकता हूँ कि पंच्ड आस्क्ड क्वेश्चन है कि जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा है, आज हम भी एक मोबाइल लेने जाएंगे तो हम दूसरा मोबाइल से हमेशा कंपेयर करते हैं। वैसे एक इंस्टीट्यूशन है, आज हमारे जो इंस्टीट्यूशन में आएगा वो दूसरे इंस्टीट्यूशन भी जाएगा। ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन मेंटालिटी। जब तक हम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। एक चीज समझ के चलिए, मैं एक ही एग्जांपल हर बच्चे को देता हूँ कि जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर के दौरान आपका कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं या कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हैं, उस दौरान कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको गारंटी देता है कि आप 100% ट्वेल्थ क्लियर करोगे या आप अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करोगे। जब वहां पे गारंटी नहीं बनती तो इंस्टीट्यूशन से बच्चे गारंटी क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चा गारंटी मांगता है कि हम ये क्वेश्चन करता है बच्चा, हमसे गारंटी के रूप में मांगा जाता है कि सर हम आपके यहाँ कोर्स करेंगे तो क्या हमारी 100% जॉब लग जाएगी? तो मेरा ये कहने का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आप स्कूल या कॉलेज में जाते टाइम क्यों नहीं करते हो? चलिए, अगर आपने करा है, मुझसे करा है, तो मैं एक ही इसका आंसर देता हूँ कि जब एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो एक क्लास के अंदर 20 से 30 या 40 बच्चे हो सकते हैं। हर एक बच्चे की फर्स्ट रैंक नहीं लग सकती। एग्जैक्टली, हर बच्चा फेल भी नहीं हो सकता। सही है, पढ़ाने वाला वही टीचर है, सिलेबस भी वही है, स्कूल भी वही है, पेपर देने का समय भी वही है, पेपर भी वही है, पर एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा 70% स्कोर करता है, एक बच्चा 50% स्कोर करता है और एक बच्चा फेल भी ही होता है। एग्जैक्टली। तो अब इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस चीज की गारंटी हमें लेनी पड़ती है। ये बच्चे को खुद लेनी पड़ती है गारंटी। हम एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम एक मेंटोर है, हम एक ट्रेनर है। एक बच्चे में काबिलियत होगी, जितनी उसके अंदर काबिलियत होगी उससे हम 200% ज्यादा उसके अंदर एफर्ट डालेंगे। पर आज आके इंटरव्यू तो बच्चे को देना पड़ेगा। तो बच्चे को ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी आपके सक्सेस रेट की गारंटी नहीं ले सकता। केवल आप ही हो जो अपनी खुद की गारंटी ले सकते हो।
मतलब आपके पोटेंशियल को प्रूव आपको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं ना सर कि सर उस इंस्टीट्यूट में जाऊं तो मुझे 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्यों करते हैं? चलिए, या इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है या बच्चा, क्या है मतलब? बहुत अच्छा, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं सबके सामने ये बात बोल सकता हूँ कि एक कमरे में बैठ के मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी मुझे जानते कि नहीं जानते। राइट। सो इस कमरे के अंदर कुछ भी बोला जा सकता है सर। एक काउंसलिंग के दौरान देखिए, आज की डेट में एक एजुकेशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग के साथ साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है। कई लोग एथिकल बिजनेस करते हैं, कई लोग अनएथिकल बिजनेस करते हैं। अब अनएथिकल बिजनेस में ये होता है कि जो लड़का या लड़की काबिल ही नहीं है, उनको सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए, उससे पैसा बनाने के लिए आपको 100 तरीके से झूठ बोले जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे, इस इंडस्ट्री में भी होता है, बेहद बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी तो हमें ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बोल रहे हैं कि हम गारंटी नहीं ले रहे और हमारे अलावा हमारे सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बोल रहे हैं हम गारंटी ले रहे हैं। तो बच्चे को लगता है शायद आपके अंदर काबिलियत नहीं है जो आप हमारी गारंटी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि XYZ एविएशन एकेडमीज को बोल रही है हम गारंटी ले रहे हैं। पर बच्चों, एक चीज समझने की जरूरत है, कोई भी आपकी गारंटी नहीं ले सकता। हम तैयारी करा सकते हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सिंपल सा इसके अंदर एक ही चीज है, बहुत सारे झूठ हैं इसके अंदर। ये भी बोला जाता है कि हमारा एयरलाइंस के साथ टाई अप है। या एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया था। हाँ, हमारा एयरलाइंस के साथ टाई अप है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करिए, आपका यहीं पे कैंपस सिलेक्शन करवा देंगे और आपका करियर शुरू हो जाएगा। कोई भी एयरलाइंस सर किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप नहीं करती। एयरलाइंस अपना इंटरव्यू लेने आती हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट पे डालती हैं कि वो किस प्लेस पे, किस वेन्यू पे, किस होटल में इंटरव्यू लेंगी, कितने बजे से कितने बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। हमारे बच्चे भी जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन के भी बच्चे जाते हैं, कोई और व्यक्ति भी जा सकता है। अगर आपका क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आप भी जा सकते हो। पर अगर आपसे 5 क्वेश्चंस एयरलाइंस के पूछे जाएंगे, अगर आप उन सारी चीजों के आंसर प्रॉपरली करते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, तो आपकी जॉब लगेगी। अगर आप वो काम नहीं कर पाते तो ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है या किसी और इंस्टीट्यूट का बच्चा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। बहुत अच्छे आंसर्स दिए सर आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने मतलब व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया। ऐसा कुछ भी नहीं होता और डेफिनेटली आप मतलब जैसे आप बताते तो आप ऐसा बोलते हैं 100% असिस्टेंस, या नहीं बोलते हैं? 100% असिस्टेंस हम प्राउडली बोलते हैं। हम किस बेस पे बोलते हैं असिस्टेंस? इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चा मेरे यहाँ काउंसलिंग करने आया है, वो मुझे उस इंडस्ट्री के हिसाब से फिट लग रहा है, फिट एलिजिबल है, क्रेडिबल बनाने की जिम्मेदारी हमारी। ओके, यानी अब उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। एग्जैक्टली। हाइट मैं नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आपकी हाइट कम है, कई इंस्टीट्यूशन ये भी करते हैं कि हम आपको दवाई दे देंगे, आपकी हाइट हम बढ़वा देंगे। अगर इतना अच्छा होता तो मैं बोलता हूँ कि एक साइड में दवा खाला खोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो हाइट मैं नहीं बढ़ा सकता, पर अगर आपका हाइट, हेल्थ, वेट प्रोपोर्शनेट है, आपके अंदर कुछ कमी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपको एयरलाइंस की नॉलेज की जरूरत है जिसकी बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, ये सबको निखारना, इस सबको उभारना, इन सब के अंदर बच्चे को प्रोफेशन करना, ये हमारा काम। एग्जैक्टली। तो 100% जॉब असिस्टेंस बिल्कुल मैं प्राउडली कहता हूँ और मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ हम देते हैं। एग्जैक्टली, मतलब कहीं ना कहीं आपको नॉलेज और स्किल पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप मुझे बताइए ना, 100% जॉब असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 100% जॉब असिस्टेंस का ये मतलब होता है कि आज बच्चे को हमने तैयार किया, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए, उसको इंटरव्यू कहाँ देने जाना है वो बताना, अगर बच्चा रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स को फिर से समझना, उसकी कमियों के ऊपर फिर से काम करना, उसको दोबारा भेजना, और ये प्रक्रिया कब तक करना? जब तक बच्चा सिलेक्ट नहीं हो जाता। असिस्टेंस का मतलब ये होता है, जॉब असिस्टेंस, यही मतलब होता है। इसका ये मतलब कभी नहीं हो सकता कि मैं आपके बिहाफ पे इंटरव्यू देने जा सकता हूँ। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं आपके बिहाफ पे एक फोन लगवाऊं या मैं कहीं से कोई अप्रोच लगवाऊं जिसके बेसिस पे आपका जॉब मिल जाए। तो असिस्टेंस को बच्चे समझे, इस चीज को बच्चे भी समझे कि गारंटी और असिस्टेंस में क्या फर्क आता है। गारंटी का मतलब आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, अब आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। देखो, असिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई व्यक्ति आपका रेफरेंस लगा देगा या वो खुद इंटरव्यू देने जाएगा, जैसे सर ने अभी बताया। तो सबसे लास्ट मेरा एक क्वेश्चन यही रहेगा, आप थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, यंगस्टर्स हैं, उनको अवेयरनेस के तौर पर, और मतलब जैसे अगर मान लो व्यक्ति अगर वो चाहे कि हम एविएशन में हमारा फ्यूचर ट्राई करें, तो उनके लिए आप कम से कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप हाँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए, हम्म, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करिए। इसके अलावा कभी भी आपको जरूरत लगती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकते हैं। इसका कोई भी मिसलेनियस चार्जेस नहीं है। फ्री करियर काउंसलिंग है, फ्री एलिजिबिलिटी चेक है। अगर आप एलिजिबल होंगे हम आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप अकेले मत आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर पेरेंट्स की सोच उस मुताबिक नहीं होती। तो हम आपको भी पूरा काउंसिल करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी एजुकेट करेंगे कि ये इंडस्ट्री है क्या, इस पर करियर कैसे बनाया जाता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके प्लस क्या हैं, इसके माइनस क्या है। आपको पता होगा, आप अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर आज आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। बच्चा करना चाहता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके अंदर भी बच्चे के लिए बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। उसको हमेशा एक प्रेशर रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आगे नहीं कुछ बन पाया तो मैं अपने माँ बाप को किस तरीके से फेस करूंगा। पर वहीं अगर माँ बाप पीछे खड़े हो जाएं और बोले कि नहीं बेटा तू कर, हमको पता है, तू मेहनत कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी। तो हम लोग फ्री करियर काउंसलिंग देते हैं। अगर आप हो सके तो आप हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा एड्रेस शेयर कर सकते हैं सर। काउंसलिंग के अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं भरना, उसके आपकी पर्सनालिटी, आपकी एजुकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक हम आपको करियर ऑप्शंस ऑफर करेंगे। अगर आप कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ या कोई भी एयरलाइन स्टाफ बनने के लायक नहीं भी होते तो हम आपको क्लियरली मना कर देंगे कि आप किसी और इंडस्ट्री के बारे में प्लान करिए। इस इंडस्ट्री में अपना पैसा, समय, एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना करें। एग्जैक्टली, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। सो दोस्तों, काफ़ी कुछ सर ने बताया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मुझे भी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मिथ्स थे इस इंडस्ट्री को लेकर, और बहुत सारे लोगों के मिथ्स थे जो मैंने मेरे माध्यम से आपसे क्लियर कर लिए। एंड दैट्स ग्रेट। एंड इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।